तुम्हा सर्वांना आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा माझ्याकडून. ठीक है. सो वी आर डीलिंग विद टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और हम अभी भी अटके हुए हैं बॉडी फ्लूइड के ऊपर. और जो पहला बॉडी फ्लूइड है दैट इज ब्लड. और ब्लड के अंदर हमने देखा कि प्लाज्मा क्या है, उसके कंटेंट क्या है, उसका फंक्शंस क्या है. फिर हमने देखा कि ब्लड सेल्स अलग अलग, उन्हें कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट. फिर हमने देखा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट. हम अभी डील कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी के साथ, व्हाइट ब्लड सेल के साथ. वो है ल्यूकोसाइट. नाउ ये जो ल्यूकोसाइट होते हैं दो टाइप के हैं, अग्रेनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट. अग्रेनुलोसाइट मींस जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स नहीं है. नाउ ग्रैनुल्स क्या है? These are the small particle, okay, these are the small tiny circular particles present in the cytoplasm of that particular cell. उन्हें कहते हैं granules. जिनमें है उन्हें कहेंगे granulocyte. और हमने देखा ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, और ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल. हमने डिटेल में डिस्कस किया था अप टू बेसोफिल्स. बाकी है इओसिनोफिल. ओके, बाकी है इओसिनोफिल्स. ओके, नाउ बात करते हैं लास्ट पॉइंट अबाउट द इओसिनोफिल के बारे में. अबाउट द इओसिनोफिल. Eosinophil. Now, why these blood cell called as eosinophil? Because they take the acidic stain known as eosin. ये जो eosinophil है, they take कौन सा कलर? they take acidic stain, जो chemically acidic है, stain, that is eosin. eosin. इसलिए उनका नाम है eosinophil. Phil means love. So they and get colored like पर्पल कलर बन जाता है उनका. हम जब स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग का मतलब हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए. एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एक्सपेरिमेंट है फिजियोलॉजी का, डीएलसी, डिफरेंशिएशन ऑफ ल्यूकोसाइट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. तो सब ल्यूकोसाइट एक ही दिखेंगे हमें, पर हम जब कलर करेंगे, जैसे इओसिनोफिल पर्पल दिखने लगते हैं, बेसोफिल ब्लू दिखने लगेंगे, मोनोसाइट बड़े बड़े दिखते हैं साइज में, तो वैसे इओसिनोफिल पर्पल दिखेंगे as they take the acidic stain. Now they are also known as, ये जो eosinophil है, also known as acidophil, also known as acidophils, because they take the eosin. जैसे basophils, why they are named as the basophils? Because they take the basic stain, that's why they are called as the basophils. Now ये acidic स्टेन लेते हैं, इसलिए बोला जाता है एसिडोफिल. पर कौन सी स्टेन है? उस स्टेन का नाम है इओसिन, इसलिए इओसिनोफिल. इओसिनोफिल. नाउ इनका रोल क्या है? रोल ऑफ इओसिनोफिल. नाउ ये जो इओसिनोफिल है दोस्तों, नंबर 1 दैट इज they resist the infection. They resist infection. infection resist करते हैं मींस अपोज करते हैं इन्फेक्शन को. और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट इनका रोल है, दैट इज दोस्तों दे आर इंक्रीज्ड इन एलर्जिक रिएक्शन. कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो, चाहे अस्थमा हो, हे फीवर हो, या कोई भी एलर्जी हो बिकॉज ऑफ कोई प्लांट होता है, जैसे कि कांग्रेस है, कैरोट ग्रास उसे बोलते हैं, पार्थेनियम. सो उस एलर्जी में ये रिएक्शन, ये जो ब्लड सेल है ये बढ़ते हैं. दे आर ओके, दे इंक्रीज्ड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर इंक्रीज्ड इन एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक
reaction. Now what is meant by allergy? Allergy is nothing but the hyperactive response of our immune body to the allergen or to the foreign particle. Hyperactive response. एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर गया, सपोज बैक्टीरिया पैथोजन है या फिर कोई भी है, सपोज वो एलर्जन है, तो सॉरी वो एंटीजन है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगी, वो अलग होता है। और हाइपर एक्टिव मींस बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स दिखाने के बाद हमारे स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलर्जी। कभी कभी आप देखो कि आपको, आप सब नॉर्मल हो, पर कहीं किस इन्वायरमेंट में जाने के बाद या कहीं बंद जगह में जाने के बाद आपको स्नीजिंग शुरू हो जाता है, आंख छी आंख छी आंख छी। इसका मतलब क्या है, कोई तो भी उस हवा में वहां पे एक एलर्जन था, ओके, ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आपने इनहेलेशन किया, इंस्पिरेशन किया, तो आपके नाक के अंदर वो चला गया और वो उसने फिर हमारे इम्यून सिस्टम में उसके अगेंस्ट एक हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शुरू किया। उसका एक किस फॉर्म में, तो उसका एक एक्सटर्नल फॉर्म दैट इज अ स्नीजिंग है, स्नीजिंग है। सो ये इओसिनोफिल इंक्रीज होते हैं इन एलर्जिक रिएक्शन, एंड उस कंडीशन को कहा जाता है, प्लीज रिमेंबर, इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया means increased eosinophil in the blood, increased eosinophils in the blood, उसे कहा जाता है इओसिनोफिलिया। तो आ जाएगा कॉलम 1 में इओसिनोफिलिया, कॉलम 2 में एलर्जिक रिएक्शन, ये याद आपको रखना है। नाउ एलर्जिक रिएक्शन में 2 ई बढ़ते हैं, ओके, ये हमेशा याद रखो दोस्तों। एलर्जिक रिएक्शन में, ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई also increases in allergic reaction, also increases in allergic reaction, इसकी भी ब्लड लेवल बढ़ती है एलर्जिक रिएक्शन। ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकते हैं, याद रखो। 2 ई बढ़ते हैं एलर्जिक रिएक्शन में, एक है इओसिनोफिलिया, सॉरी इओसिनोफिल, और दूसरा दोस्तों दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये याद रखो कि 2 ई बढ़ते हैं, कहां पे बढ़ते हैं, ब्लड में। 2 ई बढ़ते हैं, 2 ई बढ़ते हैं एलर्जिक रिएक्शन में, 2 ई बढ़ते हैं एलर्जिक रिएक्शन में। जो भी आपको लिखना है लिखो कि एलर्जिक रिएक्शन में 2 ई बढ़ते हैं। नंबर 1 का ई है दोस्तों दैट इज इओसिनोफिल का काउंट, इओसिनोफिल इन ब्लड, और दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। दूसरा क्या है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये याद रखो, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है। बेजोफिल का हो गया, बेजोफिल का बताया मैंने, बेजोफिल में 3 लोब न्यूक्लियस होता है, ओके, न्यूट्रोफिल में, और इसका जो न्यूक्लियस है इओसिनोफिल का, यहाँ पे इओसिनोफिल का इसका जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों वो है 2 लोब्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस लिखता हूं, इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस होगा वो होता है 2 लोब्ड न्यूक्लियस। 2 लोब्ड न्यूक्लियस इज द फीचर ऑफ इओसिनोफिल। सो दीज आर द एमसीक्यू क्वेश्चन। कुछ इस तरह से आ सकते हैं, पहले तो मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 मींस ये 5 ल्यूकोसाइट, फिर उनके परसेंटेज, या फिर 5 ल्यूकोसाइट फिर उनके फंक्शंस। ये जो 5 ल्यूकोसाइट है उसमें से 2 ही फैगोसाइटिक है, दैट इज अ न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। सो दिस इज अबाउट द ल्यूकोसाइट दोस्तों। नाउ सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड एज अ ल्यूकोपोएसिस, एंड दीज सिंथेसिस ऑकर इन बोन मैरो, बोन मैरो में होते हैं। और लिम्फोसाइट जो है वो दूसरी तरफ भी सिंथेसिस हो सकते हैं लिम्फोइड ऑर्गन में। नाउ फिर बात आती है दोस्तों प्लेटलेट्स की, ओके। नाउ फिर आ जाते हैं दैट इज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट। नाउ ये जो प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों, दीज आर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सेल है, नहीं, ये सेल फ्रॅगमेंट्स है, लक्षात ठेवा। डॉक्टर सांगतात पेशा कमी झाल्या, पेशा कमी झाल्या म्हणजे काय, पेशी कमी झाल्या, ठीक आहे, ब्लड मधल्या पेशी कमी झाल्या। तर
ये ऐसा है कि अभी अभी ये बीमारी है, पेशी कमी झाल्या नहीं, पहले से है, पर अभी थोड़ा सा उसके बारे में अवेयरनेस हुआ है कि डेंगू में या फिर वायरल इन्फेक्शन में कुछ कुछ, सभी नहीं, तो प्लेटलेट, वो जो वायरस होते हैं उनकी वजह से प्लेटलेट का काउंट जो होता है वो कम होता है। नाउ व्हाट आर दीज, ये प्लेटलेट क्या है बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ प्लेटलेट क्या है। मान लो प्लेटलेट्स, these are the सेल फ्रैगमेंट्स, सेल के टुकड़े हैं, these are the cell fragments, these are the cell fragments, okay, produced from megakaryocyte, wow, megakaryocyte in bone marrow, नाउ मेगा का मतलब क्या है, मेगा मीन्स लार्ज, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बड़ा है उसे कहते हैं मेगा कैरियोसाइट, उसे कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो दोस्तों, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो ये है बोन, व्हाट इज दिस, ये है बोन, इस बोन में सपोज ये है बड़ी सेल जिसका नाम है, ओके, जिसका नाम है दोस्तों मेगा कैरियोसाइट। क्यों मेगा कैरियोसाइट नाम है इसका, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होता है, क्योंकि इस सेल का न्यूक्लियस जो है वो लार्ज है, यह है मेगा कैरियोसाइट। किसमें, मैं थोड़ा सा बोन मैरो, आप बोल रहे कि सर बोन मैरो की बात कर रहा हूँ, ये है बोन मैरो, इसमें है मेगा कैरियोसाइट, ओके, सपोज मान लो ये है मेगा कैरियोसाइट। नाउ दिस सेल इज मेगा कैरियोसाइट, ओके, ये बोन मैरो है, मान लो थोड़ा सा अंदर होना चाहिए पर अभी इतना ही ठीक है, ये बोन मैरो है। नाउ यहां से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, नाउ यहां से क्या हो रहा है दोस्तों, ब्लड फ्लो होता है, ओके, सपोज बोन मैरो में से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जब ब्लड फ्लो हो रहा है, जब ब्लड का फ्लो हो रहा है, साथ में क्या होता है, ये जो मेगा कैरियोसाइट होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट फ्लो, बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो, तो होता क्या है, इनका ये जो फ्रैजाइल होते हैं, फ्रैजाइल मींस दे कैन इजीली ब्रेकेबल। नाउ व्हाट इज मीन ऑफ फ्रैजाइल, दे आर इजीली ब्रेकेबल। सपोज किसी भी डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो होता क्या है, ये जो है मेगा कैरियोसाइट ये इजीली ब्रेकेबल होते हैं, और धीरे हर फ्लो के साथ इनके छोटे छोटे क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, हर फ्लो के साथ इनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लाइक दिस, और इन टुकड़ों को मैं ऐसे निकालता हूं दोस्तों, इनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लाइक दिस, ओके, और ये जो टुकड़े होते हैं इन्हीं को, और ये फिर ब्लड में आ जाते हैं, और इन्हीं टुकड़ों को कहा जाता है दोस्तों दैट इज प्लेटलेट्स, इन्हीं को कहा जाता है प्लेटलेट्स। ऐसे होते हैं सेल फ्रैगमेंट्स, याद रखो, दीज आर नाउ, इन्हें कहा गया है दोस्तों अभी प्लेटलेट्स, 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 इन्हें कहा गया है प्लेटलेट्स, याद रखो। सो दीज आर द सेल फ्रैगमेंट, सेल के फ्रैगमेंट है, सेल फ्रैगमेंट है, दीज आर द सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट इन बोन मैरो, इन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स, समझे। इनका जो दूसरा नाम है उनके काम के ऊपर है, ओके, दे आर आल्सो नेम्ड एज, दोस्तों इनका जो दूसरा नाम है बेस्ड ऑन देयर काम, इट इज आल्सो नेम्ड एज, इट इज also A oblique K oblique A oblique K oblique A, it is also known as a thrombocyte. Thrombos means क्या है, thrombus means thrombus means blood clot। दोस्तों थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, रक्ताची गुठळी, थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बोस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, और ब्लड क्लॉट का मतलब होता है रक्ताची गुठळी, ठीक आहे। मराठीमध्ये जर तुम्हाला सांगायचं असेल की रक्ताची गुठळी, तुम्ही लिहा वाटल्यास कुठेतरी, ब्लड क्लॉट में क्या है,
थ्रम्बस, ये बहुत ही डेंजर कंडीशन होती है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक मींस पैरालिसिस होता है, ब्रेन में सेरेब्रल हिमोरेज हो सकता है ये थ्रोम्बस की वजह से। और ये थ्रोम्बस नाम जो है, ये प्लेटलेट क्या करते हैं दोस्तों, ये थ्रोम्बस बनाने में मदद करते हैं। पर ये तो थ्रोम्बस सर इतना डेंजर है, थ्रोम्बस से हार्ट अटैक आ सकता है, थ्रोम्बस से स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो ये प्लेटलेट क्यों बनाते हैं मैं आपको समझाता हूं बाद में। Just remember, they are also called as thrombocyte because they help in formation of thrombus. Why? As they are named as a thrombocyte, as help in formation of thrombus, help in formation of thrombus. थ्रोम्बस बनाने में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करते हैं, इसलिए कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। मैं बाद में आऊंगा उसके ऊपर, पर वो अच्छे के लिए ब्लड क्लॉट बनाते हैं। कैसे, सपोज यहाँ पे कट हो गया तो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उससे रुकना भी तो जरूरी है, कोएगुलेशन होना तो जरूरी है, क्लॉटिंग होना तो जरूरी है, तो यहाँ पे वो थ्रोम्बोस बनाते हैं, ऐसा है वो। सो दे प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होने देते हैं। उस जगह पे जहां भी इंजरी हुई है, जहां भी कट हुआ है, वहां पे वो क्या बनाते हैं, थ्रोम्बस या फिर ब्लड क्लॉट बनाते हैं। ऐसा है, नॉर्मल ब्लड में नहीं बनाते हैं, जहां पे इंजरी हुई है तब जाके एक्टिवेट होते हैं, ऐसे नॉर्मली वो एक्टिव नहीं है। पर कोई इंजरी हुई है कहीं तो भी, हमें लगा है बाहर अंदर कहीं तो भी, और ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो ब्लड रोकने के लिए, वो लीकेज जो हो रहा है आर्टरी से या फिर कैपिलरी से, वो रोकने के लिए वो थ्रोम्बस बनाते हैं, इसलिए उनका नाम है थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। नाउ ये जो है दोस्तों, इस डायरेक्शन में जा रहा है सपोज मान लो ब्लड। नाउ ये जो थ्रोम्बोसाइट है, इनका जो नॉर्मल ओके काउंट है, ओके नॉर्मल काउंट इन ब्लड, नॉर्मल काउंट इन ब्लड, इन ब्लड, इनका नंबर कितना है, तो या फिर मैं डायरेक्ट नंबर लिखता हूं, इनका नंबर होता है ब्लड में दोस्तों, दैट इज दे आर नियरली 1.5 लाख या फिर 1.5 लाख, ते 3.5 लाख, ठीक है, ये उनका काउंट है। ओके, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। नाउ ये जो प्लेटलेट है दोस्तों, इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन होता है हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। फंक्शन क्या है, तो ये जो होते हैं प्लेटलेट, दे सीक्रेट अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, उसे कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो दोस्तों ये जो प्लेटलेट होते हैं, दे सीक्रेट, एमसीक्यू आएगा आगे चल के सिलेबस में, दे सीक्रेट, ओके दे सीक्रेट थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, which help in, which involve in, which take part in, which help in, which involve in, which take part in coagulation of blood और clotting of blood, coagulation of blood। मैंने कहा नॉर्मली कोएगुलेशन करते हैं क्या, नहीं, नॉर्मली कोएगुलेशन अगर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जब कोई इंजरी होती है, जब कहाँ कट होता है, जब हमें कुछ लगता है और ब्लड फ्लो हो रहा है, तभी जाके ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे और तभी जाके कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होता है। मींस प्लेटलेट का मेन काम है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। दोस्तों नाउ दो चीजें हैं, नंबर के बाद नंबर की बात करें तो दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों दैट इज थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब इंक्रीज्ड नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ये नहीं होता है जनरली, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं ब्लड में, ये रियर कंडीशन है इन ब्लड, उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और उसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
काय वाटतंय तुम्हाला? थ्रोम्बो, मैंने कहा था पिनिया मतलब कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दोस्तों दैट इज, ये होता है दैट इज डिक्रीज्ड नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, decreased number of platelets in the blood, decreased number of platelets in blood, याला म्हणायचं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और जो डॉक्टर बोलते हैं ना पेशा कमी झाल्या, वही है पेशा म्हणजे सेल, पेशी का मतलब क्या है? सेल, ब्लड सेल कम हुए हैं, तो यही वो कंडीशन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज्ड नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, ये क्लियर है? व्हाट आर प्लेटलेट्स? दीज आर द, नाउ आपको समझ में आया दोस्तों कि ये सेल नहीं है, सो इनमें ना न्यूक्लियस है ना कुछ भी नहीं है, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस एब्सेंट है उनमें क्योंकि वो सेल फ्रैगमेंट्स है, तो उनमें न्यूक्लियस है क्या? नहीं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। एक ही ब्लड सेल है और फॉर्म्ड एलिमेंट है जिनमें न्यूक्लियस है, वो होते हैं दोस्तों WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ओके, आपको समझ में आ रहा है? यस और नो बोलो बच्चों, यस और नो, समझ में आ रहा है? ओके, ये क्लियर है? ओके, सो दीज आर द सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द, ये क्वेश्चन आएगा कहां से बनते हैं? क्वेश्चन, मेगा कैरियोसाइट आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। व्हाई कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसाइट? बिकॉज दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नंबर आ जाएगा 1.5 लाख से 3 लाख लक्षण पर MM³ ऑफ ब्लड। फंक्शन, तो फंक्शन उनका है दैट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। बट किसके जरिए? तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे केमिकल है, वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इज अ कोएगुलेशन फैक्टर, वो रिलीज करते हैं। एंड उनका नंबर अगर बढ़ गया तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, नंबर कम हुआ तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, याद रखो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नाउ ओके, ये जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मैं इसे थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यहाँ पे क्या होता है और इसका परिणाम क्या है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहाँ आता है? इट इज कॉमन इन डेंगू फीवर। ओके, इट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इट ऑकर्स इन दोस्तों, इट ऑकर इन डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू की डेथ इसी डेंगू से, डेंगू की जो डेथ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, पेशेंट को डेंगू है तो बाकी कुछ नहीं, उसका प्लेटलेट काउंट घटता है। ओके, इट ऑकर इन डेंगू हेमोरेजिक फीवर। क्यों कहा गया है हेमोरेजिक फीवर? हेमरेज होता है। ओके, हेमरेजिक फीवर, हेमरेज मींस रक्तस्राव, हेमरेजिक फीवर, इट ऑकर इन डेंगू हेमरेजिक फीवर, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, दैट इज डिक्रीज्ड ब्लड काउंट। और अगर ब्लड काउंट डिक्रीज होता है तो पेशेंट में क्या होगा? हेमरेज होता है दोस्तों। सो देयर इट ऑकर इन डेंगू हेमरेजिक फीवर, इट लीड टू दोस्तों, लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। एक शब्द है क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मींस नॉर्मली ब्लड जो है, नॉर्मली सपोज 2-3 मिनट में क्लॉट हो रहा है, पर अगर थ्रोम्बोसाइट कम है, प्लेटलेट कम है, तो उसको टाइम लगेगा और ब्लड फ्लो होते जाएगा, इसे कहते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर। इट लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर मींस, और दोस्तों ओके, इट कॉजेस, ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है, इट कॉजेस एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ओके, फ्रॉम द बॉडी। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं डेंगू के दोस्तों कि जो नेचुरल ओपनिंग होते हैं, मान लो नोज है, एनस, माउथ, यहां से ब्लड आने लगता है बाहर, तो और इंटरनल भी हिमरेज हो सकता है। इंटरनल म्हणजे ब्रेन सेरेब्रल हिमरेज मींस ब्रेन में हिमरेज हो रहा है क्योंकि थ्रोम्बोसाइट कम हुए हैं बॉडी में, थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स जो है वो कम हुए, इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कहते हैं। ओके, हीमोफिलिया दोस्तों, हीमोफिलिया हा जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफिलिया इज बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9। बच्चों 8 और 9 के अगर क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हुई तो उसे कहते हैं हीमोफिलिया। ओके, थ्रोम्बोस और फाइब्रोनोजन का 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर है। फाइब्रोनोजन है याद रखो, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है 3 नंबर वाला, कैल्शियम है, और क्लॉटिंग फैक्टर म्हणजे
हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, बी है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, सी है हेगमन फैक्टर है। ये 13 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर है। कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर अगर कम होता है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कम हुआ, जो कि प्लेटलेट रिलीज करते हैं, प्लेटलेट का काउंट ही कम हुआ, तो वहां पे होता है दोस्तों हिमोरेज। हिमोरेज का मतलब होता है, याद रखो, रक्तस्त्राव। रक्तस्त्राव हे पण कळत नाही काय लोकांना। रक्तस्त्राव मतलब याद रखो, मतलब ब्लड लीकेज होता है, मतलब लीकेज ऑफ ब्लड, लीकेज ऑफ ब्लड इन सिंपल लैंग्वेज, लीकेज ऑफ ब्लड, रक्तस्राव। ओके, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। दिस इज अ डेंगू। ये बहुत डेंजरस डिसऑर्डर है दोस्तों, डेंगू। माझा एक मित्र होता अभिषेक पाटील, लक्षात ठेवा, मुंबईचा अभ्या म्हणायचो आम्ही त्याला। आम्ही होतो 3rd इयरला MBBS ला, आणि मुंबईमध्ये डेंग्यू खूप कॉमन आहे। डेंगू मलेरिया पावसात सुरू होतं तिथं। आता बघा तुम्ही, डेंगू मलेरिया, आता एकदा पाऊस येऊन गेला ना, तुम्हाला डेंगूची साथ येईल। आणि तो मुंबईवरनं कोल्हापूरला आला, आणि कोल्हापूरला आल्याच्या नंतर अभ्या म्हणजे अशा घरचा मुलगा होता की त्याचा स्वतःचा फ्लॅट होता, अभिचा, अभिषेक पाटीलचा, कोल्हापुरात, विकत घेतलेला त्याच्या वडिलांनी त्याला राहायला। हॉस्टेलला नव्हता राहत तो, त्याच्याकडे गाडी होती स्वतःची, त्याच्या पप्पांनी त्याला घेऊन दिली कॉलेजला जायला। ओके, त्याचे वडील नोवार्टिस नावाची एक कंपनी आहे, फार्मास्युटिकल कंपनी, तुम्ही बघा, फार्मा कंपनी आहे। तर असे एशिया लेवलच्या मोठ्या म्हणजे जे डायरेक्टर किंवा ते काय म्हणता येईल मॅनेजमेंट मध्ये असतात ना, एशिया, साऊथ ईस्ट एशिया, त्या लेवलच्या तिथं त्या बॉडीमध्ये होते ते, एकदम मोठ्या लेवलला, जागतिक लेवलचं काम करायचे ते त्या कंपनीमध्ये। त्याच्या वडिलाचं हार्वर्ड्स मधनं MBA झालं। हार्वर्ड्स म्हणजे जगातली नंबर 1ची युनिव्हर्सिटी अमेरिकेची, तिथनं त्याच्या वडिलाचं MBA झालेलं आहे। आणि तर असं काल मग त्याला एवढं सिरियस झालं, त्याला ICU मध्ये ऍडमिट केलं आमच्या कॉलेजच्या, CPR, छत्रपती प्रेमिला राजे। आणि मग प्लेटलेट काउंट हळू कमी व्हायला मग त्याला थोडंसं प्रायव्हेटला शिफ्ट केलं। प्रायव्हेटला शिफ्ट केल्याच्या नंतर मग डेंगू तर डिटेक्ट झालाच होता, प्लेटलेट काउंट त्याचा इतका कमी आला, 19,000 प्लेटलेट काउंट झाला। एवढ्या ह्याच्यावर डेथ होऊन जाते पेशंटची, ठीक आहे। पण अभिची बॉडी यंग असल्यामुळे त्याला प्रॉपर रिस्पॉन्स करत होती। मग प्लेटलेट सुद्धा भेटायला गेल्या। मग आम्ही सगळे मित्र, सगळ्याला कळलं की अभ्याला डेंगू झालाय, आणि प्लेटलेट हे आम्ही सगळ्या ब्लड बँक कोल्हापुरातल्या पालत्या घातल्या, आणि प्लेटलेट तिथं भेटले, बऱ्याच ठिकाणी भेटले नाही तर मुलांनी, ठीक आहे, मी त्याच्या सोबत होतो, बाकीचे पोरं इकडे तिकडे फिरू लागले, स्वतःचं ब्लड दिलं। ब्लड दिल्याच्या नंतर त्याच्यातनं प्लेटलेट काढल्या वेगवेगळ्या, आणि मग त्या प्लेटलेट घेऊन भरपूर बॅग घेऊन त्याला बरेच दिवस पुरतील अशा आम्ही त्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये गेलो। तर लक्षात ठेवा, त्याचे वडील तिकडून, त्याचे वडील खूप मोठे, BMW गाडी होती त्याच्याकडे, त्यांनी एअर ॲम्ब्युलन्स बुक केली होती मुंबईवरनं, आणि त्या लीलावती हॉस्पिटलमध्ये एक सूट पण बुक केला होता याला शिफ्ट करण्यासाठी, की तिथं शिफ्ट करू। पण इथले डॉक्टर म्हणले ट्रॅव्हलिंग, तेवढं ट्रॅव्हलिंग सारखी कंडिशन नाहीये, आणि मुंबईला शिफ्ट करून काय वेगळं काय होणार नाही। हे डेंगू आहे, याची काय ट्रीटमेंट काय मुंबईमध्ये वेगळी आणि कोल्हापूरमध्ये वेगळी असं काय नाही, तो काय वेगळा डिसऑर्डर नाही। तिथं काय 2 वेगळ्या म्हणजे मशीन्स आहेत, आणि तिथं जर गेलं तर ते चांगलं होईल असं काही नाही म्हणे, इथं जरी केलं तरी चालतं। मग त्याचे वडील लगेच फ्लाईटनं आले सकाळी, आणि मग अभिषेक नॉर्मलच होता, असं काय खूप सिरियस नव्हता झाला, पण त्याचा प्लेटलेट काउंट खूप लो झाला असता, आणखी कमी झाला असता तर इंटरनल हिमोरेज सुरू झाला असता त्याला, ठीक आहे। हा डेंगू एवढा डेंजरस आहे। मग त्याचे आई आणि वडील आले होते, मी तिथेच होतो, सकाळी आले ते 6 वाजता, ते झोपलेलाच होतो, आणि मी त्याच्या रूमच्या बाजूलाच होतो, रूम घेतली होती एक आम्ही हॉस्पिटलमध्ये छान। त्याच्या वडिलांना एवढं बढिया वाटलं, ते पोरं सगळे ते हे करायला लागले, फिरायला लागले, ते त्याला प्लेटलेट भेटाव्यात म्हणून, ठीक आहे। आम्ही त्याचं कोणीच नसताना मित्राच्या नात्याने फक्त तिथं थांबलेलो आहे। त्याच्या वडिलांना एकदम गहिवरून आलं। सांगायची गोष्ट अशी मुलांनो, डेंगू इज अ व्हेरी डेंजरस डिसऑर्डर। यश चोपड़ा, आपको पता नहीं, यश चोपड़ा, उनकी डेथ भी डेंगू की वजह से हुई। सो डेंगू में एक डेथ क्यों होती है कि हिमोरेज होता है, प्लेटलेट काउंट कम होता है, उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नॉर्मली डेंगू एक फीवर विथ चिल्स है, हिवताप येतो पेशेंटला, ज्वाइंट पेन होता है, और धीरे धीरे जब प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है तो फिर हिमोरेज होने लगता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है डेंगू हिमोरेजिक फीवर।
और उसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है फ्रॉम बॉडी और ओके विद इन द बॉडी, और उस कंडीशन को कहा जाता है दोस्तों, और दैट इज बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये जो डेंगू डिसऑर्डर है, हम मगर मैं डेंगू इज अ वायरल डिसऑर्डर, हमेशा याद रखो। डेंगू के बारे में 2 लाइनें, डेंगू के बारे में 2 लाइनें। डेंगू जो है दोस्तों वायरल डिसऑर्डर है। डेंगू जो है, थोड़ा सा माइंड मैप जैसे लिखता हूं, ये डेंगू, लोग इसे डेंगी बोलते हैं नॉर्थ साइड के, ओके। ये वायरल डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? वायरल डिसऑर्डर है, कॉज्ड बाय वायरस, डेंगू वायरस, वायरल डिसऑर्डर है। इसका जो वेक्टर होता है दोस्तों, वेक्टर, इसका जो वेक्टर उसका नाम है एडिस इजिप्टी। ये एमसीक्यू आता है, एडिस इजिप्टी इसका वेक्टर है, एडिस इजिप्टी। वेक्टर मींस जिस मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से ये डिसीज होता है उसका नाम है एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी, याद रखो, एडिस इजिप्टी, दैट इज डेंगू वायरल डिसऑर्डर है। नाउ ये है दोस्तों, इसमें क्या होता है? फीवर विथ चिल्स। सिम्टम क्या है? फीवर विथ चिल्स, फीवर विथ चिल्स म्हणजे हिवताप, जॉइंट पेन, जॉइंट पेन, और कॉम्प्लिकेशन क्या है? एंड दोस्तों हिमरेज होगा पेशेंट को। ये उसके कॉम्प्लिकेशन है एक्चुअली, ये कोई सिम्टम नहीं है पर ये होता है बॉडी के अंदर, हिमरेज होता है। ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, याद रखो। ट्रीटमेंट क्या है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ये इसे कहते हैं दोस्तों, ये है वेक्टर बॉर्न डिसऑर्डर होता है, इसे कहते हैं वेक्टर बॉर्न। मींस वेक्टर बॉर्न डिसऑर्डर मतलब जो वेक्टर की वजह से ट्रांसमिट होते हैं डिसऑर्डर। तो इसका डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट जो है दोस्तों वो है एडिस इजिप्टी, और जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉज है वायरल डिसऑर्डर, याद रखो, ये है डेंगी। और इसमें ब्लड काउंट जो है, प्लेटलेट कम होते हैं। नाउ नाउ प्लीज पे अटेंशन, ओके। नाउ व्हेन वी कंपेयर द डिफरेंट ब्लड सेल, तो ये हमारे हो गए दोस्तों ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ओके। नाउ अगर मैंने कहा अरेंज द ब्लड सेल, आपको करना है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अरेंज द ब्लड सेल, ओके, अरेंज द ब्लड cell or formed element, rather than using the term blood cell I will use the term formed element, okay, formed element, okay, according to their increasing size, according to their increasing size। एक चीज रहना बाकी है, एक चीज बोलना अबाउट द प्लेटलेट्स। दोस्तों ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, दैट इज लाइफ स्पैन। प्लेटलेट का जो होता है लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन जो है प्लेटलेट का वो होता है दोस्तों 7 days 1 week। कितना है लाइफ स्पैन? 7 days और 1 week। और डेंगू के पेशेंट को ये प्लेटलेट ही देते हैं, पूरा ब्लड नहीं देते हैं, सिर्फ प्लेटलेट ही देते हैं, ये है उनका लाइफ स्पैन। नाउ अरेंज द फॉर्म्ड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग साइज। सांगा था तुम्ही, सांगा सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े इंक्रीजिंग साइज बोल रहा हूं मैं। 2 चीज है, इंक्रीजिंग साइज दोस्तों, सबसे बड़ी साइज किसकी है? ओके, इंक्रीजिंग साइज सबसे बड़े होते हैं दोस्तों। इसका आंसर है, नाउ प्लीज पे अटेंशन, इसका आंसर है दैट इज डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़े हैं, देन आरबीसी, और फिर दोस्तों सबसे छोटे है तो सेल फ्रैगमेंट है, देन दैट इज प्लेटलेट्स। दे आर स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट, लार्जेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट डब्ल्यूबीसी है। नाउ क्वेश्चन फिर ऐसे पूछा जाता है, दैट इज अरेंज द फॉर्म्ड एलिमेंट, अरेंज द फॉर्म्ड एलिमेंट, अरेंज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू their number, according to their numbers। तो सबसे ज्यादा कौन है? नाउ अभी सबसे ज्यादा, अभी चेंज होगा क्वेश्चन दोस्तों, अभी होंगे दोस्तों, दैट इज आंसर इज यहाँ पे आंसर है होगा दोस्तों, दैट इज आरबीसी, जो कि 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होते हैं। फिर उससे भी उससे कम होते हैं, दैट इज
प्लेटलेट्स 1.5 लाख थे, 3.5 लाख, और सबसे कम है WBC, सबसे कम है WBC। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट अबंडेंट सेल कौन से है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट, तो दोस्तों वो है RBC जो सबसे ज्यादा है। लीस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट वो होता है WBC। मोस्ट अबंडेंट और लीस्ट अबंडेंट हमें ये समझ में आना जरूरी है, मोस्ट अबंडेंट और लीस्ट अबंडेंट हमें ये समझ में आना जरुरी है, ये इम्पॉर्टंट है। येतं लक्षात हे असे याच्यावर प्रश्न विचारल्या जाऊ शकतात, असे याच्यावर प्रश्न विचारल्या जाऊ शकतात। ओके, नाउ ओके चला, झालं। आता लाईफ स्पॅन जर तुम्ही बघत असाल, कारण की WBC चा लाईफ स्पॅन हा व्हेरिएबल आहे, त्यामुळे तसं म्हणता येणार नाही कोणाचा किती लाइफ स्पैन है। WBC, कुछ WBC ऐसे दोस्तों कि उनका लाइफ स्पैन 4-5 घंटे है, कुछ का 4-5 दिन है, तो कुछ का 1-2 साल भी है, कुछ का कुछ मंथ है। तो दिस इज अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट। नाउ इसके बाद जो टॉपिक शुरू होता है फॉर्म्ड एलिमेंट के बाद, आता तुम्हाला काही डाउट्स आहेत त्याच्यावर? इज देयर एनी डाउट और डिफिकल्टी? है कोई डाउट और डिफिकल्टी ऑन फॉर्म्ड एलिमेंट? क्योंकि थोड़ा मैंने बेस बनाया है, क्योंकि ये बहुत टॉपिक में आने वाले हैं। प्लेटलेट, WBC, RBC, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, ये क्या होते हैं एग्जैक्ट आपको पिक्चर सामने चाहिए, आपकी पिक्चर आपके सामने चाहिए। जो मैंने चार्ट उस दिन बताया था दोस्तों, ये चार्ट मैंने बताया था उस दिन, आपको अगर याद है तो याद रखो, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट का मैंने एक चार्ट बनाया था। एक फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं याद रखो, ये 3 टाइप के मैंने इसको डिवाइड किया था, 2 इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट को। एक होता है दैट इज ब्लड सेल, और दूसरे होते हैं दोस्तों सेल फ्रैगमेंट्स। नाउ ये जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल जो होते हैं, और फिर दोस्तों है दोस्तों दैट इज सेल फ्रैगमेंट्स। नाउ ये जो सेल फ्रैगमेंट्स है उसमें आएगा नंबर प्लेटलेट्स का। किसका नंबर आएगा? प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट का। और जो ब्लड सेल है उसमें 2 इसका नंबर आएगा, दैट इज ब्लड सेल में दोस्तों एक आएगा दैट इज RBC, दूसरा आता है दैट इज WBC। रेड ब्लड सेल RBC, या फिर इसे हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रो मीन्स रेड, और फिर दोस्तों होते हैं WBC व्हाइट ब्लड सेल, और इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। आपको ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए। नाउ यहाँ पे अगर दोस्तों, तो ये WBC और ल्यूकोसाइट, इसमें फिर मैंने कहा कि 2 टाइप है, दैट इज मान लो ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट। दैट इज ग्रैनुलोसाइट, मैं पहले ग्रैनुलोसाइट लिखता हूँ, ग्रैनुलोसाइट्स, और फिर दोस्तों होते हैं दैट इज ए ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। ना इस ग्रैनुलोसाइट में 3 टाइप होंगे। एक होता है दोस्तों ग्रैनुलोसाइट में दैट इज न्यूट्रोफिल, दे कैन टेक बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। फिर होंगे दोस्तों दैट इज इओसिनोफिल, दे कैन टेक ओनली एसिडिक डाई। और बेसोफिल, इनमें जो ग्रैनुल होते हैं उनके ग्रैनुल टेक ओनली बेसिक डाई। नाउ यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो अग्रैनुलोसाइट में 2 चीजें हैं, एक होंगे दैट इज मोनोसाइट, एक होते दोस्तों दैट इज मोनोसाइट जो कि लार्जेस्ट
ल्यूकोसाइट है, मोनोसाइट, और फिर दोस्तों दूसरे दैट इज लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट है विच इज द स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट, और इस लिम्फोसाइट में फिर से दो टाइप है दोस्तों, दैट इज टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये पिक्चर क्लियर चाहिए मेरे दिमाग में, टी लिम्फोसाइट, ये टेबल क्लियर चाहिए, और बी लिम्फोसाइट। अगर मैं बी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज की बात कर रहा हूं तो मैं यहां से बात कर रहा हूं, यहां से। और ये फिर दोस्तों अगर बात करेंगे ये जो टी लिम्फोसाइट है, फिर उसके चार टाइप। नंबर 1 क्या है, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल याद रखो, डायरेक्ट किल करते हैं। फिर सप्रेसर टी सेल, ये थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को ही हमारे सप्रेस करते हैं, सप्रेसर टी सेल। फिर दोस्तों होते हैं दैट इज हेल्पर टी सेल, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर बी लिम्फोसाइट को हेल्प करते हैं, हेल्पर टी सेल, या फिर उन्हें CD4 सेल भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है, ये याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। HIV इन्फेक्शन में इनका काउंट कम होता है, CD4 सेल भी कहा जाता है। HIV इन्फेक्शन में इस सेल जो है, ये CD4 सेल, उनके ऊपर अटैक हो जाता है, HIV वायरस उनके ऊपर अटैक करता है। लास्टली होती है दोस्तों मेमोरी टी सेल। और जो वैक्सीनेशन है, अभी जो पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन जो चल रहा है, उसका मेन कॉज है मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल ही ऐसे सेल है दोस्तों, उसकी वजह से इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन पॉसिबल है। क्योंकि एक बार जब वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर जब इंटर करते हैं, तो ये मेमोरी टी सेल ही ऐसे सेल है, उनको मेमोराइज करके रखते हैं। और वैक्सीन में क्या करते हैं हम, वैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और इनएक्टिवेटेड वायरस बॉडी के अंदर जाने के बाद, पर उसमें प्रोटीन तो सेम है, उस प्रोटीन को ये रिकॉग्नाइज करके रखते हैं। और बाद में जब ओरिजिनल वायरस जाएगा, वैक्सीनेशन है सिलेबस में, बाद में जब ओरिजिनल वायरस जाएगा, बाद में जब ओरिजिनल इन्फेक्शन होता है, तो ये मेमोरी सेल, पूरे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है या बी सेल है, उनको बोलते हैं कि ये पहले से ही हमारे बॉडी के अंदर आया था और कुछ डैमेज करके गया है, अभी इसके अगेंस्ट ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। ये मेमोरी सेल की वजह से वैक्सीनेशन पॉसिबल होता है, याद रखो, ये क्वेश्चन है। ओके, नाउ बी लिम्फोसाइट जो है, दे फॉर्म प्लाज्मा सेल बिफोर सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडीज। वो प्लाज्मा सेल बनाते हैं, और उन प्लाज्मा सेल से, मैंने बहुत बार कहा है, क्या बनते हैं दोस्तों, प्लाज्मा सेल से बनते हैं एंटीबॉडीज। नाउ व्हाट आर द एंटीबॉडीज, एंटीजन मैं डिटेल में बोलने वाला हूं, अब उसका टेंशन मत ले लो, पर ये बात सुनो। सो दिस इज अबाउट द पिक्चर है दोस्तों, सिर्फ फॉर्म्ड एलिमेंट का, जो कि 45% ऑफ ब्लड होते हैं। अभी तो मैंने इसके आगे 45% ऑफ ब्लड होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, और इसका जो 55% बचा हुआ है वो है प्लाज्मा। और उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर है, प्लाज्मा प्रोटीन है, फिर हार्मोन है, एंजाइम्स है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट सब है, और उसके साथ ये फॉर्म्ड एलिमेंट भी होते हैं। ये पिक्चर क्लियर है, ये टेबल आपको क्लियर आना चाहिए। मैं अगर, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट। अरे ल्यूकोसाइट बड़ा टर्म है, ये ब्रॉड टर्म है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ल्यूकोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मेनी पीपल गेट कंफ्यूज। यल तो ल्यूकोसाइट इज अ ब्रॉड टर्म, उसके अंदर उसका एक सब टाइप है लिम्फोसाइट, याद रखो हमेशा। ये पिक्चर क्लियर है। नाउ क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये जो है बाकी के आरबीसी और प्लेटलेट, उनमें तो ये है क्या, प्लेटलेट और आरबीसी दोस्तों, अगर बात की जाए तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होते। प्लेटलेट का दूसरा नाम है दैट इज थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इनके ऐसे नाम क्यों है, याद रखो, इनके ऐसे नाम क्यों है। So which among the following cell, which among the formed element is named based on their function? तो अगर इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट मैंने कहा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, which among the following formed element is based on their function? ऑप्शन में है इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। What will be your answer? Answer is थ्रोम्बोसाइट। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि उनका काम है थ्रोम्बोस फॉर्म करना। Now और एक क्वेश्चन आता है, और जो कंफ्यूज होता है, हमेशा कंफ्यूजिंग चीजें है ना, ये ऐसे लिखते रहो, ये क्वेश्चन कहीं पे नहीं है, पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई इंडिया में कोई ना कोई एग्जामिनर इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा होगा, इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा होगा, या फिर पढ़ते वक्त किसी ना किसी के दिमाग में आएगा। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ल्यूकोसाइट और दोस्तों फिर है उसके
शेप ऑफ न्यूक्लियस, उनके शेप ऑफ न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियस का शेप कैसा आता है, शेप ऑफ देयर न्यूक्लियस, ल्यूकोसाइट एंड शेप ऑफ देयर न्यूक्लियस कैसा होगा। तो परसेंटेज के ऊपर सब हमेशा क्वेश्चन है कि ल्यूकोसाइट और उनका परसेंटेज क्या है। तो ये तो सभी को पता है दोस्तों कि ताजमहल किसने बिल्ड किया है। ओके, ताजमहल कोणी बांधला, सगळ्यांना माहिती आहे शहाजहाननं बांधला, पण ताजमहलच्याच बाजूला एक आग्रा फोर्ट आहे, तो कोणी बांधला, याचा आन्सर बऱ्याच कमी लोकांना माहिती आहे। दॅट इज अ नीट। ताजमहल कोणी बांधला हे सगळ्यांना माहिती आहे, तसे पण काही क्वेश्चन आहेत, पण काही असे ट्रिकी क्वेश्चन आहेत की ताजमहलच्या बाजूला जो आग्रा फोर्ट है तो कोणी बांधला, तो पण शाहजहानच बांधलेला है। तसंच है, सबको पता है परसेंटेज, पर अगर बात आती है कि न्यूक्लियस का साइज या शेप कैसा है तो प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। मैं फिर से बोलता हूं, नंबर 1 याद करते हैं, दैट इज मोनोसाइट। ये जो मोनोसाइट है या फिर लिम्फोसाइट से मैं शुरू करता हूं। लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है दोस्तों, याद रखो ये राउंडेड न्यूक्लियस होता है। देखो आप, लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड न्यूक्लियस होता है, राउंडेड न्यूक्लियस और बड़ा न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम है इसमें। आप आपके किताब में देखो, बुक में। फिर दोस्तों मोनोसाइट। ना ये जो मोनोसाइट है, इस मोनोसाइट का जो शेप न्यूक्लियस होता है वो होता है दोस्तों बीन शेप्ड न्यूक्लियस। कैसा होगा, बीन शेप्ड न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है, बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है दोस्तों। बीन शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, बीन शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट मोनोसाइट। फिर दोस्तों दैट इज न्यूट्रोफिल। अगर ये न्यूट्रोफिल है तो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस होता है दोस्तों दैट इज पेंटालोब्ड। कैसा न्यूक्लियस होता है, 5 लोब होते होते, पेंटालोब्ड न्यूक्लियस कहते हैं उसे, 5 लोब होते, पेंटालोब्ड न्यूक्लियस। फिर बात आती है दैट इज बेजोफिल। क्यों बेजोफिल, क्योंकि वो 3 लोब्ड होता है। और बेजोफिल कैसे याद रखेंगे कि 3 लोब्ड न्यूक्लियस है, क्योंकि उसके बी में ही 3 है, उसके बी में ही 3 है। तो दोस्तों याद रखेंगे दैट इज बेजोफिल। और वो है दोस्तों दैट इज बेजोफिल में कैसा है, दैट इज 3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। 3 लोब्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बेजोफिल। और दोस्तों फिर है दैट इज इओसिनोफिल। और इस इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस है, या ऐसे कुछ चीजें अलग करनी पड़ेंगी, उसका होता है दोस्तों दैट इज 2 लोब्ड न्यूक्लियस। कैसा है, 2 लोब है, न्यूक्लियस एक ही है और उसके लोब अलग अलग है। लोब मीन्स एक ही न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसे कहते हैं लोब, उसे कहेंगे दोस्तों लोब। मान लो कि ये है, सपोज ये एक न्यूक्लियस है और ये उसका दूसरा पार्ट है, इसे कहते हैं सपोज बायलोब्ड न्यूक्लियस। ये हो गया बायलोब्ड, ये हो गया बायलोब्ड। सपोज ये एक उसका पार्ट है, फिर एक उसका पार्ट, फिर ये उसका पार्ट, इसे कहते हैं दैट इज ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। ये हो गया ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। फिर या फिर 3 लोब वाला न्यूक्लियस, 2 लोब वाला न्यूक्लियस, या फिर 1 2 3 4 और ये है 5। ये हो गया 1 2 3 4 5 लोब्ड न्यूक्लियस। ऐसे कहा जाता है। सपोज मान लो ये हो गया दोस्तों दैट इज 2 लोब्ड न्यूक्लियस, इसे कहते हैं 2 लोब्ड न्यूक्लियस। किसमें होगा, दैट इज प्रेजेंट इओसिनोफिल। ये होगा सपोज मान लो 3 लोब्ड न्यूक्लियस। आपको पता होना चाहिए मतलब क्या है, सिर्फ रट रहे ऐसा नहीं है। 3 लोब्ड न्यूक्लियस किसमें, बेजोफिल में। और दोस्तों ये है पेंटालोब्ड न्यूक्लियस। और ये शेप इसलिए चेंज होता है, पेंटालोब्ड न्यूक्लियस किसमें है, न्यूट्रोफिल में है। पेंटालोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल, ये आपको पता होना चाहिए। ये है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत ही बढ़िया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर मैं अभी जो है, अभी बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है दैट इज अ ब्लड ग्रुप। कौन सा टॉपिक है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। ओके, टाइम हुआ है तो आज रुकते हैं यहीं पे। ठीक है, कल बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसा होता है, हाउ कैन वी डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप, और उसका जेनेटिक्स भी देखेंगे ब्लड ग्रुप का। ठीक है, चलो। स्टेन मतलब एक कोई भी कलर्ड सब्सटेंस होता है, स्टेन मतलब कलर्ड सब्सटेंस होता है। कलरफुल पेन आप यूज कर सकते हो,
WBC ब्लड में ही डिस्ट्रॉय होते हैं, ब्लड के अंदर ही डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। इओसिनोफिलिया नीट नहीं समझला, सिंपल है। इओसिनोफिलिया मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ इओसिनोफिल इन ब्लड, ठीक है। गाठ येणे वेगळं, गाठ येणे म्हणजे कॅन्सर टाइप झालं, उसे कहते हैं ट्यूमर। आर प्लेटलेट्स इन्यूक्लिएटेड, प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। WBC इन व्हाट हैपन, कुछ नहीं होता, WBC इन्फेक्शन में इंक्रीज होते हैं, पर अगर वो एबनॉर्मली बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, सपोज मान लो मोर देन 50,000 पर mm³ ऑफ ब्लड, तो उसे कहते हैं ब्लड कैंसर। प्रेफिक्स एंड सफिक्स शिकवा, खूप कन्फ्युजन आहे। प्रेफिक्स म्हणजे सिंपल गोष्ट आहे, लक्षात ठेवा, दोन शब्द बोलतो आणि पुढे जातो। प्रेफिक्स आणि सफिक्स आपल्या इथंच रिलेटेड आहे। नाउ क्या होता है प्रेफिक्स? प्रेफिक्स लक्षात ठेवा, प्रेफिक्स का एग्जांपल है दोस्तों, इट इज द वर्ड दॅट, म्हणजे एखाद्या शब्दाच्या अगोदर येणारा शब्द हा प्रेफिक्स। फॉर एक्झाम्पल प्रेफिक्सचा एक्झाम्पल बघायचं झालं इथं तर प्रोथ्रॉम्बिन, प्रोथ्रॉम्बिन हे पूर्ण नाव आहे ऍक्च्युअली असं, प्रोथ्रॉम्बिन, एक प्लेट प्रोथ्रॉम्बिन। सो दोस्तों ये क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव होता है, पर इसमें अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको दो इसमें डिवाइड करूं, एक होता है दोस्तों प्रो और दूसरा है थ्रोम्बिन। तो यहाँ पे जो प्रो है, ये थ्रोम्बिन के आगे जो प्रो लगा है, ये प्रो इज नथिंग बट द प्रेफिक्स कहा जाता है इसे। प्रेफिक्स पहले आता है ना तो प्रेफिक्स, ये दोस्तों इसे कहा जाता है प्रेफिक्स, याद रखो। नाउ सफिक्स क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सफिक्स? याद रखो। नाउ व्हाट इज मीन बाय सफिक्स? वेट, सफिक्स क्या है उसका भी एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल व्हाट इज मीन बाय सफिक्स, तो ये जो शब्द के लास्ट में आता है उसे कहते हैं सफिक्स। उसका एग्जांपल मान लो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पे दो शब्द है एक्चुअली, यहाँ पे दो शब्द, एक है दोस्तों फाइब्रिन, एक है शब्द अरे इकडे लेतो, खाली लेतो थोडस। सपोज व्हाट इज मीन बाय सफिक्स, तर शेवटी येणारा, एस फॉर सफिक्स, एस फॉर शेवटी येणारा, पी फॉर प्रेफिक्स, पी फॉर पहिले येणारा, ओके। शब्दाच्या पहिले येणारा प्रेफिक्स असतो, शब्दाच्या शेवटी येणारा सफिक्स असतो। तो एक शब्द है दोस्तों, एक शब्द है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। तो ये दो चीजों से बना है, एक है फाइब्रिन, फाइब्रिन प्लस ओजन, ओजन। ये जिसको भी लगता है वो सपोज ये इनएक्टिव होता है ना, यहाँ पे ये जो फाइब्रिनोजन है, सॉरी यहाँ पे जो ये ओजन है, इसे कहते हैं दोस्तों ये है सफिक्स। सफिक्स हमेशा याद रखो, ये है सफिक्स, 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 समझे? अगर आपको और भी समझ में नहीं आ रहा तो मान लो एक नाम है, फॉर एग्जांपल ऐसा नाम लग दिया मैंने, डॉक्टर, डॉक्टर भास्कर शिंदे, ये मेरा नाम है, मैंने ऐसा लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने MBBS। तो ये ऐसी डिग्री है जिसमें प्रेफिक्स और सफिक्स दोनों आपके नाम के आगे और पीछे लग जाते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये जो डॉक्टर है दोस्तों, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर है, ये हो गया प्रेफिक्स, और ये जो डिग्री है पीछे ये हो गया सफिक्स। एक आपको ये ऐसा नहीं होता है, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर भास्कर शिंदे, जो शेवटून लागतं ते सफिक्स, अगोदर लागतं ते प्रेफिक्स, ठीक है। चलो क्लियर है? आज थोडंसं थांबूया, ठीक आहे, आज थोडंसं थांबूया इथंच, तुमचे डाउट्स मी उद्या घेतो, ठीक आहे। चलो ठीक आहे, रिव्हिजन करतो एकदा स्लाइडचं आणि पुढे जाऊया, रिव्हिजन करतो स्लाइडचं आणि पुढे जाऊया। नाउ व्हाट इज मीन बाय इओसिनोफिल? दे टेक एसिडिक स्टेन, उस स्टेन का नाम है इओसिन, आल्सो कॉल्ड एज एसिडोफिल। रोल ऑफ इओसिनोफिल दोस्तों, रोल उनका क्या है? इओसिनोफिल का रोल है, उनके दो रोल है दोस्तों, दे रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो दे इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन। उसे कहते हैं इओसिनोफिलिया, इंक्रीज इओसिनोफिल इन ब्लड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन और ड्यूरिंग एलर्जी, उसे कहते हैं दोस्तों इओसिनोफिलिया, एलर्जी के दौरान होता है। और दूसरे भी एक इम्यूनोग्लोबिन दैट इंक्रीज इन एलर्जी होते हैं दोस्तों, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। सो एलर्जी में दो ई बढ़ते, एक है इओसिनोफिल और दूसरा है दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई। नाउ प्लेटलेट जो है दोस्तों, दे आर सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट इन बोन मैरो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट।
थ्रोम्बोस मींस ब्लड क्लॉट, न्यूक्लियस एब्सेंट है उनमें, एज व्हाई दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट बिकॉज दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोस। पर नॉर्मल थ्रोम्बोस बनाते हैं क्या? नहीं। नंबर 1.5 लाख ते 3.5 लाख असतो पर MM³ ऑफ ब्लड. फंक्शन दे secrete thromboplastin which take part in coagulation of blood, which take part in coagulation of blood दोस्तों. Now thrombocytosis means increase the number of platelets in blood, thrombocytopenia means decrease the number of platelets in blood. तसं बघा तुम्ही, polycythemia increase the number of RBC in blood, erythrocytopenia decrease the number of RBC in blood, leukocytosis increase the number of leukocyte in blood, leukocytopenia decrease the number of WBC in blood. लाइफ स्पॅन 7 दिवसाचा आहे, 1 आठवड्याचा लाइफ स्पॅन आहे. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? इट ऑकर इन डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इट लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कॉजेस एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड. नाउ ये डेंगू क्या है? एक वायरल डिसऑर्डर दोस्तों, उसका वेक्टर होता है एडिस इजिप्टी, उसमें फीवर, चिल, जॉइंट पेन और हेमरेज आता है, वेक्टर बॉर्न डिसऑर्डर है. फिर आगे बात करेंगे तो अरेंज द ब्लड सेल अकॉर्डिंग टू देयर साइज. तो दोस्तों WBC सबसे बड़े होते हैं, RBC उससे छोटे और सबसे छोटे प्लेटलेट्स, और उनके नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो RBC, प्लेटलेट और WBC ऐसा आता है. फिर हमने देखा कि ये फॉर्म्ड एलिमेंट का चार्ट क्या है, ब्लड सेल और सेल फ्रैगमेंट. ब्लड सेल में दोस्तों RBC और इरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, और सेल फ्रैगमेंट में प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट. फिर ल्यूकोसाइट के ग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, अरे अग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में फिर से टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. उसके 4 टाइप, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल. बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट होते प्लाज्मा सेल में एंड दे फॉर्म एंटीबॉडीज. फिर हमने बात की दोस्तों कि कॉलम 1 विद कॉलम 2 अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ देयर न्यूक्लियस पता होना चाहिए. ल्यूकोसाइट तो लिम्फोसाइट में जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड न्यूक्लियस है, और मोनोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड होता है. बीन म्हणजे माहिती है ना, बीन म्हणजे एक बी आहे, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है. बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप्ड बोल सकते हो उसे, बीन शेप्ड, या फिर दूसरा शब्द है दैट इज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, वो होता है बीन शेप्ड. न्यूट्रोफिल में पेंटालोब्ड है, बेसोफिल में बी में 3 जैसा दिखता है तो 3 लोब्ड न्यूक्लियस है, इओसिनोफिल में दोस्तों दैट इज 2 लोब्ड न्यूक्लियस है. फिर प्रेफिक्स और सफिक्स का मैंने बता दिया कि किसे कहेंगे प्रेफिक्स और किसे कहेंगे. CD4 सेल, हेल्पर टी सेल होते हैं. आज रुकते हैं यहीं पे. CD4 सेल, हेल्पर टी सेल होते बच्चों. CD4 सेल क्या है?